10th क्लास का रे ऑप्टिक्स का चैप्टर होता है फिजिक्स का अपना, तो उसे डिस्कस कर रहे हैं अपन और उसको आगे बढ़ाते हैं ना। तो 10th क्लास के इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में ये आपके 11th के बाद में जब आप 12th क्लास में जाते हो, अगर आप साइंस लेते हो, साइंस में जैसा कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम होती है और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिजिक्स जो होती है 12th क्लास की, उसका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स, है ना। 12th क्लास में तो हम बहुत ज्यादा इसको पढ़ते हैं, लेकिन 10th क्लास में भी अपने दे रखा है और 10th क्लास में इसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। हमारे जो लाइट को जानने के लिए दो मेजर जो एक्सपेरिमेंट है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बारे में अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल अपन जितना पढ़ चुके हैं एक बार उसको मैं रिकैप कर लेता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के अंदर कुछ लाइट की स्पीड भी बताई थी कि लाइट की स्पीड क्या है, लाइट किससे मिलके बनी हुई है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, है ना। लाइट जो है वो किससे मिलके बनी होती है? लाइट फोटोन से मिलकर बनी होती है। जो लाइट के पार्टिकल है वो क्या कहलाते हैं? फोटोन्स कहलाते हैं, है ना। लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है वो फोटोन्स कहलाते हैं। ये कई अपन ने बेसिक्स में बातें समझी। फिर अपन ने बीम के बारे में पढ़ा। बीम क्या होती है? बीम से पहले अपन ने रे को रिकैप कर लेते हैं। रे क्या होती है? रे, रे, RAY। जो चश्मों का ब्रांड होता है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा ब्रांड है? चश्मे पहनते हैं ना, गोगल्स और एकदम सन ग्लासेस वाले, पूरा बढ़िया वाले काला वाला चश्मा, उसका फेमस ब्रांड कौन सा है? रेबिन नाम सुना है? रेबिन नहीं सुना? पोलोरो ये इसको सुना? हाँ, अच्छे बच्चे हो फिर तो आप लोग। आपको एकदम जो कंज्यूमर वर्ल्ड है उसका कुछ पता नहीं। रेबिन का एक चश्मा होता है, बहुत महंगा होता है, 8,000, 10,000, 25,000, 50,000, ऐसे बहुत महंगे महंगे चश्मे होते हैं। तो रेबिन भी रे से उसने नाम रखा है। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण, है ना, उम्मीद की किरण जैसे होता है वैसे। तो रे जो होता है, अपने लाइट के लिए रे क्या होता है? राइट, उसका डेफिनेशन। हाँ, लाइट के लिए रे क्या होता है? एक सीधा लाइन जैसा कुछ समझ में आ रहा है? रे मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो लाइट के लिए देखो क्या होता है कि कोई भी अपन, मान लीजिए लाइट का सोर्स है, ये लेट्स सपोज कोई लाइट का सोर्स है। आपका जो स्टडी लैंप होता है, इस पे आप बैठ के पढ़ाई करते हो, इस तरह का होता है स्टडी लैंप, होता है ना। उस स्टडी लैंप से मान लीजिए लाइट की रेज अपन निकालते हैं। देखो इधर से ऐसे लाइट गई, ऐसे जाती है, इस तरह से लाइट आगे की तरफ जा रही होती है। अब देखो लाइट एक्चुअल में जाती तो कैसी है, उसका जो प्रारूप है, उसका जो पैटर्न है वो इस तरह का होता है। लेकिन इसको अगर अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करना हो, डेरिवेशन में यूज करना हो, डायग्राम्स में यूज करना हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एरोज बनाते हैं कि यहाँ से कुछ लाइट एरो के फॉर्म में निकल रही है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ एरोज बना सकते हैं ना। ये जो एरोज होते हैं ये एक्चुअल में दिखाई थोड़ा ना देते हैं अपन को, इनविजिबल होता है ना ये ऐसे दिखाई थोड़ी नहीं देते हैं। जैसे ये लाइट के सोर्स है तो इससे कुछ तीर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे ना, इनविजिबल है। मतलब ये दिखाई नहीं देते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो अपन लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। समझ में आई बात? रे की डेफिनेशन। तो रे क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस। मैं रे का डेफिनेशन लिख देता हूं। रे का डेफिनेशन है, इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, लाइंस टू इंडिकेट, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ऐसी इमेजिनरी लाइंस क्या होती है, रे होती है। समझ में आई जाती है। तो ये पहला बेसिक डेफिनेशन है रे ऑप्टिक्स का। अब दूसरा जो बेसिक डेफिनेशन अपन को पता होना चाहिए वो होता है बीम। क्योंकि देखो इस चैप्टर में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कभी सर आप रे लिख रहे हो, कभी आप बीम लिख रहे हो, है ना। हमारी डेली लाइफ में भी लाइट की रे मत मार, लाइट की बीम मत मार, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना अपन, लाइट मत मार, लाइट की बीम मेरे ऊपर पड़ रही है, इसको मैं, तो अपन कभी बीम वर्ड यूज कर रहे हैं, कभी रे वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है इसमें? तो बीम क्या होती है? बहुत सारी रेज का जब ग्रुप बन जाता है, जैसे झाड़ू होता है ना, झाड़ू में बहुत सारे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, तिनके, और लोकल लैंग्वेज में गोचे बोलते हो क्या? बहुत सारे गोचों का ग्रुप क्या कहलाता है? वो झाड़ू बन जाता है ना। वैसे ही बहुत सारी रेज का बंडल जो होता है वो क्या कहलाता है? बीम कहलाता है ना। तो बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, बंडल या फिर ग्रुप, बहुत सारी रेज का ग्रुप या बंडल क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। समझ आई बात, है ना। अब बीम के अलग अलग टाइप हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ बीम क्या हो जाता है? अगर सारी रेस एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल चल रही तो वो बीम क्या कहलाती है? पैरेलल बीम कहलाती है। अगर कोई बीम फैल रही है आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो क्या होती है? डाइवर्जिंग बीम होती है। अगर कोई बीम एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रही है तो वो क्या कहलाती है? कन्वर्जिंग बीम। तो तीन तरह की बीम होती है, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड कन्वर्जिंग बीम। तीन तरह की बीम पाई जाती है। समझ में आया? बीम का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज है। तो रे और बीम में अंतर समझ में आया? रे क्या है? सिंगल लाइन, किसी लाइट की सिंगल लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, जो लाइट के केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को ही इंडिकेट करती है, वो तो होती है रे। लेकिन जो रेज का ग्रुप है वो क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। बीम अलग अलग टाइप की, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड कन्वर्जिंग बीम। बस सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो जब अपन रे ऑप्टिक्स को समझ रहे हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या समझते हैं अपन फिर। कुछ लाइट के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट देख रहे थे ना, क्या क्या पॉइंट थे? कि लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट की नेचर कैसी होती है? डुअल नेचर होती है। मतलब ये वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। ये वेव जैसा भी बिहेव करती है और पार्टिकल जैसा भी बिहेव करती है ना। देखो वेव और पार्टिकल में बेसिकली अंतर क्या है ना। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझना, देखो वेव और पार्टिकल अभी आपके लिए एक नया ये शब्द है, वेव और पार्टिकल, क्योंकि ये आगे की क्लासेस जब 11 12 में जाते हो तो ये बड़ा एक वो हो जाती है, जंग छिड़ जाती है, वेव है या पार्टिकल है, वेव है या पार्टिकल है, वेव है या पार्टिकल। लेकिन लाइट क्या है? डुअल नेचर की होती है ना। देखो एनर्जी को जब ट्रांसफर करना होता है ना, एनर्जी को ट्रांसफर करने का देखो मैकेनिज्म, जैसे ये कोई मान लो बच्चा है, अपन बढ़िया फिजिक्स की फील लेते हैं समझेंगे, अपन को खाली 10th बोर्ड का एकदम उससे माइंड में रख, 10th बोर्ड तो आराम से आप कर लोगे, आपको फिजिक्स की फील होनी चाहिए, एक एक चीज की गहराई जो है ना वो आपको महसूस करनी आनी चाहिए, है ना। मान लीजिए मैं एक लड़का यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका ही भाई सगा भाई, ये राम है ये श्याम है मान लीजिए। अब देखो राम श्याम है या फिर कोई राहुल है कोई विजय है, ऐसे कुछ दो कैरेक्टर्स हैं, ए है और ये बी है। अब ए बी को हिलाना चाहता है, क्या करना चाहता है? ए बी को हिलाना चाहता है, ए बी को मान लो धक्का देना चाहता है या फिर उसको एकदम शेक करना चाहता है, कुछ भी कर, ए के पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? या तो ए क्या करे, एक पत्थर ले ले और पत्थर को इसको फेंके बी की तरफ, तो बी क्या करेगा? हिलेगा। पहला तरीका तो ये है, पत्थर लेके बी को हिला दिया, यानी कि ये एनर्जी को पार्टिकल के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है।
कराना है, किसी पे वर्क करना है, तो ये इस पार्टिकल को अगर फेंकता है, पहला ऑप्शन तो ये है। तो ये जो इस बी का मोशन है, ये हो गया पार्टिकल फॉर्म। इससे बी हिला या नहीं हिला, और एनर्जी ट्रांसफर हुई अपनी। अब दूसरा देखो, एक और तरीका क्या हो सकता है, बता सकते हैं? हाँ, इसको जाना नहीं है वहां पे, कुछ नहीं करना, खड़े खड़े यहीं पे क्या हो सकता है, बताओ, सोचो। किसी और को भी नहीं बोलना। अगर मान लो ये रस्सी यहां से पकड़ के कोई रस्सी ले ले, मान लो ये रस्सी बांध ले, ऐसे रस्सी बांध ले, और फिर रस्सी को ऐसे झटका दे, तो भी क्या वो हिल जाएगा ना? समझ आई बात? तो क्या ये एक और तरीका नहीं हो सकता यहाँ पे खड़े खड़े इसको हिलाने का? रस्सी में झटका देगा तो इस तरह से कुछ क्रिएट होता है, बम्प होता है ना। ये जो झटका है ये चल के इसके पास आएगा और फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो झटका है ना, जो रस्सी के अंदर बह रहा है, पर वो दिख थोड़ी ना रहा है, वो पार्टिकल जैसे ऐसे विजुलाइज थोड़ा ना हो पा रहा है, लेकिन कुछ इफेक्ट तो डाल रहा है ना। ये जो झटका होता है ना, जो ये रस्सी में चल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। समझ में आई बात? तो एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी, इस दुनिया की एनर्जी दो तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, पार्टिकल से और वेव, दोनों तरीके से, है ना। जैसे मैं आपको अपनी साउंड आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ, तो पार्टिकल्स आ रहे हैं या वेव आ रही है? क्योंकि दिख नहीं रहा है ना कुछ, यानी कि ये क्या आ रही है, पार्ट वेव के फॉर्म में आ रही है आप तक। ये जो लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, पहुंच रही है, वेव भी है और पार्टिकल, दोनों तरह की नेचर है इसके पास। समझ में? बिल्कुल चाहिए पार्टिकल्स, पर वो पार्टिकल्स मूव थोड़ी ना हो रहे। देखो रस्सी के भी पार्टिकल चाहिए, पर पार्टिकल चल के यहाँ पे थोड़ा जा रहे, पार्टिकल तो वहीं के वहीं। अगर पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, इस पार्टिकल को फेंक रहे हैं, एक तरह पार्टिकल को पूरा फेंक दिया, एक पार्टिकल का यूज किया एनर्जी को ट्रांसफर करने में। दोनों अलग अलग तरीके हैं, है ना। जैसे इसका एग्जांपल एक ये भी हो सकता है कि मान लो बहुत सारी बहुत बड़ी लाइन है, और मुझे क्या करना है, यहां से मुझे जो मेरे लाइन में 100वां व्यक्ति है उसको जाके हिलाना है। तो एक तो तरीका मैं चल के गया और उसको हिला दिया, ये तो हो गई पार्टिकल नेचर ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। और एक हो गया मैंने पीछे वाले को धक्का दिया, मेरे जस्ट आगे वाले को धक्का दिया, तो उसने क्या किया, उस एनर्जी को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे ट्रांसफर करता गया। ये जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। समझ आई बात? तो लाइट के बारे में भी ये बहुत चर्चा का विषय रहा है कि लाइट की नेचर कैसी है, लाइट की नेचर क्या वेव नेचर है, लाइट की नेचर क्या पार्टिकल नेचर है। तो वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये डुअल नेचर का। अपन को 10th के हिसाब से बस इतना सा ध्यान में रखना, और ज्यादा इस पे अपन गहराई में आगे के क्लासेस में उतरेंगे, है ना। डुअल नेचर का, है ना। डुअल नेचर का मतलब क्या, कोई भी लाइट का अगर सोर्स है तो उसमें लाइट जो है पार्टिकल्स के फॉर्म में भी देखी जा सकती है, या फिर वेव के फॉर्म में भी देखी जा सकती है ना। जो लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, है ना। लाइट का जो टाइनी से टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, फोटोन। द पार्टिकल बाय विच लाइट इज मेड इज कॉल्ड फोटोन। ये बात ध्यान रखना, है ना। लाइट जिस छोटे से छोटे पार्टिकल से, ये जो लाइट आ रही है ना, यहाँ से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं, तो ये जो पैकेट्स है, छोटे छोटा जो पार्टिकल है, वो क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। ठीक है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एग्जैक्टली देखें तो 2.9968321 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बोल देते हैं। सन से अर्थ तक आने में जो लाइट को समय लगता है, कितना लगता है, 8 मिनट, है ना। जो अपन सूरज देखते हैं वो 8 मिनट पुराना सूरज, एक तरह से देखा जाए, नहीं क्या, 8 मिनट पुराना सूर्य है। वहां से क्योंकि लाइट चलने में यहाँ तक कितना समय लगा, तो लाइट टेलीकास्ट तो नहीं है ना, अपन आसमान की ओर देख रहे हैं, तो वो जो सूरज की इमेज है वो 8 मिनट पुरानी है। समझ में आया बात? 8 मिनट पुरानी ये इमेज है। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ना, कि अपन 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, इस प्रिंसिपल से हम अर्थ पे डायनासोर्स देख सकते हैं।
कैसे देखेंगे? हम्म, डायनासोर्स अर्थ पे कितने साल पहले थे, आपको थोड़ा आइडिया है? 500 मिलियन ईयर्स पहले थे वो, यहाँ पे घूम रहे थे इधर उधर। उनका एकदम वो था, पावर थी, वो राज कर रहे थे। आज अपन इंसान बोलते हैं ना, अपन ने ये बना दिया, अपन ने ये बना दिया, अपन एकदम मजबूत, तेज, एकदम बढ़िया जानवरों पे कंट्रोल करते हैं आज अपन। अपन पावरफुल स्पीसीज आज के डेट में, अपने पास ताकत आ रही है। लेकिन एक जमाना था जब डायनासोर्स अपने पे राज करते थे, बड़े बड़े होते थे, हाथियों से भी बड़े बड़े होते थे, एकदम पावरफुल थे। फिर कोई मेटेरियोड आया, अर्थ पे टकराया, अर्थ पे बहुत बड़ा भूकंप आया, फ्लेम्स आई, भूकंप आए, सुनामीज आई, तो डायनासोर्स सारे खत्म हो गए। जो छोटे छोटे क्रिएचर्स थे वो बिल में घुसते गए और वो बच गए, लेकिन डायनासोर्स की स्पीसीज खत्म हो गई। तो उन डायनासोर्स का जो टाइम पीरियड था लगभग 500 मिलियन ईयर्स पुराना है, 500 या 50 मिलियन ईयर्स, ऐसे कुछ रेंज है। तो यहां से अर्थ से हम इतना दूर चले जाए कि जो डायनासोर्स की जो लाइट थी, क्योंकि लाइट क्या होती है, जैसे आप पे पड़ रही है, आपसे पढ़ के मेरे पास आती है, तो इसको आने में कुछ समय लगेगा। मैं उतना ही दूर चला जाऊं कि वो लाइट अभी तक उस गैलेक्सी तक या उस स्पेस के उस कोने तक नहीं पहुंची, और वहां पे जाके मैं देखूं, क्योंकि तो वो लाइट अभी भी चल के आ रही है ना। उसको चलने में अगर 500 मिलियन ईयर्स तक वो चलती आ रही है, धीरे धीरे चलती आ रही है, फिर मेरे पास आएगी तो मैं देखूंगा ना उसको, देखूंगा नहीं देखूंगा, वो मुझे वो अभी दिखाई देगी, मुझे पता चल जाएगा कि वो डायनासोर वो अर्थ कभी क्या कर रहे हैं। यहाँ से, अर्थ से बहुत दूर, ये तो 8 मिनट दूर पे तो सूरज बैठा है, लेकिन मैं ऐसे ही 1 साल टाइम जितना दूर, लाइट 2 साल टाइम जितना दूर, 500 मिलियन लाइट ईयर्स जितनी डिस्टेंस पे अगर चला जाऊं, वहां पे मुझे लाइट दिख जाएगी। ठीक है, वो डायनासोर्स चलते फिरते दिख जाएंगे, दिखेंगे ना, समझ आई बात? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि सन जो है वो 8 मिनट समय लगता है सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी बात ध्यान रखना कि एक टर्म होती है वन लाइट ईयर। क्या होती है? वन लाइट ईयर। मैं इसको नई स्लाइड में लिख देता हूं। वन लाइट ईयर देखो क्या होती है, वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर क्या होता है? यस, लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। ये डिस्टेंस की यूनिट है। जनरल नॉलेज का जो एग्जाम्स होते हैं ना, जब आप 11 12 के बाद में कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो वहां पर जनरल स्टडीज, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना है आपको, एनडीए की तैयारी करो, तो वहां पे एक जनरल स्टडीज का एक कॉमन सिलेबस रहता है, जिसमें जनरल स्टडीज या साइंस टाइप की चीजें पढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल आप पढ़ते हो ना, पटवारी का एग्जाम, रही इनमें क्या है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। उन जनरल साइंस के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है कि जो लाइट ईयर है वो क्या टाइम की यूनिट है या डिस्टेंस की यूनिट? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस और टाइम। तो किसकी? ये डिस्टेंस की, क्योंकि ईयर तो किसका यूनिट होता है? टाइम का होता है, पर एक्चुअल में यूनिट किसकी है? डिस्टेंस की है। और है क्या कि भाई कोई लाइट रवाना हुई है ना, कोई लाइट रवाना हुई, और रवाना किस वेलोसिटी से हुई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और ये चलती जा रही है, 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 और ये 1 साल का टाइम जब लेगी लाइट, कितना? 1 साल तक पूरे, क्योंकि जो अपन बाहर स्पेस देखते हैं ना, अर्थ के बाहर, ये आगे तक फैला हुआ है, कहीं रुका हुआ नहीं है, एकदम इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। तो ये लाइट जो अपने अर्थ से निकली है ना, वो जाती रहेगी, जाती रहेगी, रुकेगी नहीं कहीं, जब तक कि कोई ऑब्स्टेकल आके उसको लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक वो लाइट सीधा जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती। तो 1 साल तक लाइट जब चलती रहे, तो उस दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वन लाइट ईयर कहलाती है। समझ में आई बात? तो वन लाइट ईयर क्या होता है? इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट फॉर कंप्लीट इन वन ईयर। इट इज यूनिट ऑफ
पहली बात तो डिस्टेंस की यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है, और है क्या, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर टाइम पीरियड, 1 ईयर टाइम पीरियड, एक साल में जो लाइट चलते चलते जितनी डिस्टेंस को कवर करती है वो क्या होता है, 1 लाइट ईयर होता है। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रहेगा हमेशा पॉइंट कि लाइट ईयर की स्पीड होती है डिस्टेंस के दिन की टाइम। समझ में आया बात? 2 साल में कितनी डिस्टेंस चल लेगा, 3 साल में 3 लाइट ईयर। कोई अर्थ से कोई अर्थ से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहां से, अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, कोई व्यक्ति है मान लीजिए यहाँ पर, कोई पर्सन लिया हमने, ये पर्सन अर्थ से अगर मान लीजिए कोई 3 लाइट ईयर दूर है, कितना है, 3 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब क्या है, लाइट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितने 3 साल, यानी कि यहाँ पे अर्थ पे तो हो रहा है 2025 चल रहा है क्या, और वहां पे क्या चल रहा होगा, 24, 23, 22, 2022 चल रहा है। क्या चल रहा है 2022 में अर्थ पर, कोरोना, है ना। वो देख रहा है व्यक्ति के यहाँ पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया है, लोग परेशान है, जनता परेशान है ना। 2022 में तो कोरोना थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया, तो 2020, 21, 22 का जो समय था, तो ये कहने का मतलब है लाइट ईयर का, क्योंकि लाइट चलते चलते जाएगी तो समय लगेगा, और स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत रोशनी फैल जाती है। कम नहीं होता, अर्थ के चारों तरफ चक्कर निकाल लेती है 3 बार 1 सेकंड में लाइट, है ना, इतनी ज्यादा है ये। देखो अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर है, तो अर्थ का सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2πr, लगभग हो जाएगा ये 30,000 के आसपास हो जाएगा। तो 30,000 किलोमीटर क्या उसकी सरकमफेरेंस है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल लेती है, तो 1 सेकंड में लगभग 10 चक्कर के आसपास निकाल लेगी ना। समझ आया बात? तो 8 से 10 चक्कर 1 सेकंड में अर्थ का निकाल लेती है आपकी लाइट, इतनी फास्ट है। तो 1 सेकंड में तो ये अर्थ के कितने ऐसे चक्कर निकाल के जाएगी, तो इतनी ज्यादा फास्ट है ना। अर्थ कितना सरकमफेरेंस अर्थ का बहुत ज्यादा है ना। यहाँ से अगर अमेरिका जाना हो तो अमेरिका लेके क्या करते हैं, अपन तो किधर आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या, फिर साउदर्न हेमिस्फीयर वाले उधर वाले पार्ट में जाएंगे, तो पूरा सरकमफेरेंस का हाफ डिस्टेंस कवर करना है। और एरोप्लेन में पता है कितना टाइम लगता है यूएसए जाने के लिए, इंडिया से, इंडिया में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से सीधा यूएसए जाना है, लगभग 25 घंटे 23 घंटे लग जाते हैं इस फ्लाइट में, है ना। 20 से 25 घंटे लग जाते हैं, 1-2 करना पड़ता है, क्योंकि इतना पेट्रोल नहीं होता कि 25 घंटे फ्लाइट कंटिन्यूस चला सकते हैं। समझ आई बात? तो कहने का मतलब है कि लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा, भयंकर ज्यादा है ना, कि आपन स्विच ऑन करी तुरंत फैल गया, ऐसा लगता है कि लाइट ब्लिंक ऑफ द। तो ये है कि लाइट को समय कम लगता है फैलने में, साउंड को थोड़ा और समय लगता है। जैसे फटाका अपना कोई दूर जलता है तो लाइट तो पहले आ जाती है, फटाका बस बाद में आती है, तो लाइट बहुत तेजी से चलती है, साउंड की स्पीड तो बहुत धीरे। साउंड की स्पीड पता कितनी है, साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड, ये देखो होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है 330 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 330 मीटर तक जाता है, यानी कि 1 सेकंड में तक 330 मीटर आगे, इमेजिन करके देखो वो है। यानी कि 1 किलोमीटर चलने में भी इसको कितना समय लग जाएगा, लगभग 3 सेकंड लग जाएगा ना। तो आप 1 किलोमीटर दूरी पे कोई पटाखा छूटता है ना, वहां से चल के आती तो आप घड़ी मेजर कर लेना, टक 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 बड़म,
आपने लाइट देखी, उस पर टारगेट की, उसमें घड़ी में आपके 3 सेकंड लग चुके होंगे उसको यहाँ से आपकी आंख तक पहुंचने में, है ना। तो ये स्पीड ऑफ कौन सी है? साउंड है। साउंड की स्पीड तो बहुत कम है, 330 मीटर पर सेकेंड, खाली 330 मीटर पर सेकेंड चलती है, जबकि 1 सेकंड में लाइट कितना चल लेती है? 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। यहाँ से जयपुर की डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर। गए थे ना तुम? जयपुर चले थे अपन, है ना। दिल्ली की लगभग इतनी है, तो अपन तो 3 लाख किलोमीटर की बात है ना, तो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आई बात? और देखो क्या क्या पॉइंट अपन ने पढ़े थे। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना। तो अगर और कुछ चीजें हैं, जैसे 1 आवर जो होता है उसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो कितना होता है 1 आवर? कुछ बेसिक्स है ये। 1 आवर किसके बराबर होता है और 1 मिनट किसके बराबर होता है? अब देखो, हमें सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। मान लो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये दे रखा है कि सन से अर्थ तक आने में समय कितना लगता है और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे आएगी? जब स्पीड में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? टाइम का। तो हमारे पास डिस्टेंस बराबर क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड तो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगेगा? 8 मिनट। लेकिन उस मिनट वाली यूनिट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 8 मिनट, उस मिनट की जगह क्या रख दिया? 60 सेकेंड रख दिया, मल्टीप्लाई किया 24 × 6 × 10⁻⁹ या फिर सिंप्लीफाई करते करते कितना आ जाएगा? 1.44 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इतना डिस्टेंस होता है किसके बीच में? अर्थ एंड सन के बीच में। आई बात समझ? सिंपल सा ऐसे छोटे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, बेसिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहां तक हमने कुछ चीजें लाइट के बारे में पढ़ी थी। ओके, अब देखो लाइट, जो आपके 10th क्लास के अंदर लाइट को अगर समझना है तो हम लाइट को समझने के लिए दो स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। एक तो है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो लाइट की दो प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्यों पढ़ते हैं? कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को जानना है कि भाई वो आदमी किया है, वो आदमी कैसा है, तो अपन क्या जानने की कोशिश करेंगे? उसका स्वभाव ना, कि वो गुस्सैल स्वभाव का है, हंसमुख स्वभाव का है, या फिर थोड़ा खुश मिजाज इंसान है। हम उससे बातचीत करेंगे तभी तो उसकी प्रॉपर्टीज पता चलेगी। तो लाइट के बारे में भी जानना है तो लाइट की एक तो है रिफ्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लाइट की। कौन कौन सी? एक तो है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। तो दोनों प्रॉपर्टीज को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को, है ना। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर की लाइट के लिए, एक तो है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। एक तो है अपना रिफ्लेक्शन और एक है अपना रिफ्रैक्शन। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होती है ना। रिफ्लेक्शन के बारे में क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, हमारे डेली लाइफ में होती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट की रे, जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस पे पड़ती है, क्या होता है जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस पे, मान लो एक सरफेस है ऐसी, और सरफेस को थोड़ा शाइनिंग या मिरर टाइप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सरफेस कैसी है? पॉलिश की हुई है, मिरर के जैसी है।
ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सिल्वर जिंक। क्या बोलते हैं? सिल्वर जिंक। सिल्वर जिंक क्या होती है कि जब कोई ग्लास की शीट होती है ना, प्लेन ग्लास की शीट, जैसे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके पीछे अपन सिल्वर की बहुत ही छोटी सी फिल्म की कोटिंग कर दें, तो ऐसा जो ग्लास है उसको क्या बोलते हैं अपन? सिल्वर जिंक बोलते हैं। और वैसा ग्लास कैसा बिहेव करता है? मिरर के जैसा, है ना। आप जो घरों में कांच यूज करते हो, मिरर, उसके पीछे पता क्या लगी होती है? चांदी लगी होती है। और कांच तो बड़ा सस्ता होता है सिल्वर लगने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्वर की जो कोटिंग है वो बहुत ही पतली की हुई होती है, बहुत ज्यादा पतली। सिल्वर का पानी होता है, रिएक्शन ये केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे आगे, AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। उसमें से जैसे ही अपन कांच को निकालते हैं तो क्लोरीडेटेड ग्लास होता है, तो AgCl की प्रेसिपिटेशन बन जाती है। वो सब डिटेल में अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखना कि सिल्वर जिंक क्या होती है। जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास के पीछे एक सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं, कोटिंग चढ़ा देते हैं, तो ग्लास किस रूप में बन जाता है? मिरर के फॉर्म में बन जाता है ना। रिफ्लेक्ट ये भी कर रही है, ये भी क्या कर रही है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, पड़ रही है और अपनी तरफ आ रही है। लेकिन मिरर जो होता है वो परफेक्ट रिफ्लेक्ट करता है एकदम, है ना। अभी अपन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट की रे किसी सरफेस पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद वो वापस उसी मीडियम में जब चली जाती है, तो इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वापस सेम मीडियम में चली जाती है, इस मीडियम से आ रही थी, किसी सरफेस पे पड़ी और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा? व्हेन लाइट इंसिडेंट on a surface and and moves back to same medium, then this incident is called reflection. Then this incident is called reflection. समझ आई बात? ये चीज नोट कर लीजिए, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में देखो, ये जो रे होती है, इस रे का कुछ नाम होता है? देखो, एक तो ये इसको तो क्या बोलते हैं? डॉटेड वाली लाइन को, एट्थ क्लास में था आपका ना, एट्थ क्लास में था ना। इसको क्या बोलते हैं? ये तो कहलाता है नॉर्मल। इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये कुछ कंपोनेंट है हमारे रे के, है ना। जब रिफ्लेक्शन वाला इंसिडेंट हो रहा होता है तो उसके ये कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल आई बोलते हैं। और ये एंगल क्या होता है? एंगल आर होता है। इनके कुछ नाम होते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ पॉइंट है। एंगल इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए डायग्राम में। और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्यों बोलते हैं नॉर्मल? क्योंकि ये इस सरफेस के 90 डिग्री एंगल पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है तो उसको नॉर्मल भी बोलते हैं, है ना। कोई भी सरफेस है या कोई भी लाइन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है तो उस लाइन के रिलेटिव इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोलते हैं। इसलिए क्या है? नॉर्मल है।
ठीक है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं जो आपने पढ़े होंगे। क्या क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन लाई करते हैं। ये दो लॉ होते हैं। अच्छा, एक और मैं कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ये जो एंगल है ना, इसको जी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? जी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ गेज। क्या बोलते हैं इसको? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखना, एंगल ऑफ गेज। ठीक है, गेज 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 गेज, G8Z। ठीक है, एंगल ऑफ गेज। ऐसे ध्यान रखना, इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला पार्ट। अपने इंपॉर्टेंस वाला पार्ट क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के लॉज में कौन कौन से लॉ है? पहला लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। द फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, है ना। ये जो एंगल है, ये अगर 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो 30 डिग्री पे वापस रिफ्लेक्ट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ इज, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका स्टेटमेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ क्या होता है कि सेकंड लॉ, अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ देखूं रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है कि आपका जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों है ना। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो प्लेन है जिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन। एक ही प्लेन का मतलब क्या है? ये एक ही सरफेस में, ऐसे प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से, है ना। जैसे ये एक ही प्लेन हो गया, ये कोई मान लो इनविजिबल इस तरह का प्लेन है, ये ऐसे, समझ में? कार्डबोर्ड होता है ना, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। समझ में आया सेम प्लेन का मतलब? ठीक है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया अपना नॉर्मल, और ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और ये जिस प्लेन में होती है ना, उसको रिफ्लेक्शन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन प्लेन बोलते हैं इसको। इस प्लेन का नाम होता है रिफ्लेक्शन प्लेन। ठीक है, तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाता है? इन रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। इसका स्टेटमेंट होएगा इन रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन, in reflection, incident ray, comma, normal and reflected ray, all three lies in same plane, all three lies in same plane। ये होता है हमारा थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
समझ आया बात? नॉर्मल्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ। तो सबसे पहली बात इस चैप्टर में हमें ये दो लॉज एकदम क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना, ये नोट कर लीजिए। ओके, समझ में आया? कोई सवाल नहीं? क्लियर? ठीक है, आगे इससे कंटिन्यू अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।